हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है प्रशांत रघुवंशी और आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत रघुवंशी पे हम सारे लोगों का स्वागत है। साइकेट्री साइकोलॉजी के इंटरेस्टिंग सेकंड सेशन में हम सारे लोग आज इकट्ठा हुए हैं। आज हम लोग डायरेक्टली डिस्कस करने वाले हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पर्सनालिटी क्या होती है ये ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। कैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर, अदर कॉजेज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे हैबिट्स हमारी पर्सनालिटी को डिज़ाइन करते हैं, फ्रेमवर्क करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी सेशन 1 में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिए और इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए। क्यों? बिकॉज ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से नहीं है, ये नॉलेज पर्पस से है। साइकेट्री और साइकोलॉजी के वो रूल्स जो आपकी पर्सनल लाइफ को और आपको अपनी पर्सनैलिटी और अपने आसपास के लोगों की पर्सनैलिटी को पहचानने में मदद करेंगे, ये इस सेशन में आपको पता चलेगा। मैं पहले ही मेंशन कर दूं, मैं आपको लोगों का दिमाग पढ़ना नहीं सिखाता, दैट इज़ काइंड ऑफ निगेटिव थिंग। मैं आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना सिखाता हूं, जो आपको अपने फ्यूचर में बहुत सारे चीज़ों में बेनिफिट करने में हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ साइकेट्री, जिसने सबसे ज़्यादा काम किया है पूरे वर्ल्ड में साइकेट्री और साइकोलॉजी में, उसने पर्सनालिटी डिसऑर्डर की डेफिनीशन दी है। जो स्पेसिफिक डेफिनीशन हम बाद में डिस्कस करेंगे, एक जनरलाइज्ड डेफिनीशन जो हमको मिलती है, दैट इज़ इट बिकम्स हार्डर फॉर सब्जेक्ट, जो हमारा सब्जेक्ट है। बिकॉज मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, साइकेट्री में पेशेंट को पेशेंट कहने की अथॉरिटी सिर्फ उसके साइकेट्रिस्ट को होती है। तो जो हमारा सब्जेक्ट है, जिस पे हम काम कर रहे हैं, जिसको रिसर्च में ले रहे हैं, इट बिकम्स हार्डर फॉर सब्जेक्ट टू रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस डिमांड ऑफ लाइफ एंड टू फॉर्म मेंटेन रिलेशनशिप विथ अदर। तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर जिसको भी होता है, उसके साथ क्या होता है, वो चेंज नहीं करना चाहता। चेंज से उसको प्रॉब्लम होती है। इन्वायरमेंट में, उसके सिनेरियो में, उसके सराउंड में जो भी चेंजेस आते हैं, उससे उसको प्रॉब्लम होती है। क्या आपको या आपके पास या आपके लाइफ में ऐसा कोई है जिसको चेंजेस से प्रॉब्लम होती है? चलिए आगे देखते हैं और क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। ये चेंजेस अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ लाइफ जब होते हैं तो वो नहीं कर पाता है अपने आप को एडजस्ट। इसको बायोलॉजी में एडाप्टेशन कहा जाता है। मेंटल एडाप्टेशन काफ़ी वीक होता है। सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को थोड़ा अडॉप्ट कर पाने में केपेबल नहीं होता है सब्जेक्ट। एंड टू फॉर्म मेंटेन रिलेशनशिप विथ अदर्स, दूसरा सबसे बड़ा पहचान क्या है पर्सनालिटी डिसऑर्डर का? लोगों के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने में। यानी कि जो भी लोग हमारे लाइफ में हैं, उनके साथ हम एक सर्टेन लेवल तक रिलेशनशिप मेंटेन करने में कैपेबल नहीं होते हैं। इसको इंट्रोवर्ट होने से कंसीडर मत करिएगा। हालांकि ज़्यादा इंट्रोवर्ट होना भी एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं। चूँकि मैं बहुत सारे लेक्चर्स, सेमिनार्स, क्लासेस में बिज़ी रहता हूं, तो अगर मुझे किसी के साथ इंगेज नहीं होना है तो डायरेक्टली मैं उन्हें बता देता हूं कि भाई देखिए ऐसा है, मेरे पास समय कम है, मेरा टाइम शेड्यूल काफ़ी पैक्ड है। तो अगर इस टाइम आप मुझसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं या मेरी सर्विसेज चाहते हैं, दैट्स ओके, अदरवाइज वी विल डिस्कस इट लेटर, आई कांट गिव माई टाइम टू यू। ये डिपेंड करता है प्रायोरिटी पे। ऐसा नहीं है मैं सबको मना कर देता हूँ। बट अगर सपोज़ करिए मुझे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता, एक मैं एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, तो एक तरफ मैं अपनी क्लासेस को ले करके रिज़र्व रहता, बिकॉज मुझे बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है इन क्लासेस को डिज़ाइन करने के लिए। दूसरी तरफ मैं खुल के कह भी नहीं पाता कि मैं अपनी क्लासेस और उनकी प्रिपरेशन को लेकर के काफ़ी बिज़ी हूँ, और पीयर प्रेशर में रहता कि नहीं वो क्या सोचेंगे, कहीं बुरा ना मान जाएं, एंड दिस एंड दैट काइंड ऑफ थिंग हैपन। ओके, तो रिलेशनशिप को एग्जैक्टली मेंटेन करना, हर रिलेशनशिप को मेंटेन करने का एक अलग पर्सपेक्टिव और मेथड होता है।
इवन नॉर्मल लाइफ में हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, हम अपने पेरेंट्स के साथ अलग तरीके से डील करते हैं, अपने स्पाउस, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड के साथ अलग तरीके से, और अपने फ्रेंड्स के साथ अलग तरीके से, और जो नॉर्मल कलीग्स हैं उनके साथ अलग तरीके से। तो ये कंफर्टेबल वे में तभी हो पाएगा जब हमारी पर्सनालिटी अप टू द ओके हो। यहाँ तक आपको सेशन थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? बहुत सारी ऐसी चीज़ें माइंड के बारे में रिवील होने वाली हैं जो काफ़ी आपके लिए यूज़फुल होंगी। तो चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड पॉइंट मेंशन है, दीज एक्सपीरियंस कैन लीड टू डिस्ट्रेस एंड सोशल आइसोलेशन एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ डिप्रेशन एंड अदर मेंटल इलनेस। तो क्या होता है ये कंडीशन, ये पीयर प्रेशर या ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं सब्जेक्ट के साथ, ये उसको स्ट्रेस में, डिस्ट्रेस में ले जाएंगी, वो खुद को आइसोलेट कर लेगा और डिप्रेशन का रिस्क काफ़ी बढ़ जाएगा। इसके अलावा डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिकल इलनेस जैसे कि स्कीज़ोफ्रेनिया, साइकोसिस, मैनिया, बाइपोलर, ये सब के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। यानी पर्सनालिटी को स्टडी अगर हम नहीं कर पाए और पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को हम मैनेज नहीं कर पाए अपने से, तो वो फ्यूचर में डिप्रेशन और मेंटल इलनेस के कारण बन सकते हैं। इसलिए ये सारे सेशन आपके पर्सनल ग्रूम के लिए ज़रूरी हैं इन कंपैरिजन टू अगर आप मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल क्लासेस लेते हैं या वैसे वीडियोस देखते हैं, तो मैं कहूँगा कि एटलीस्ट उसके बराबर इक्विवेलेंट रखते हैं ये सेशन। बिकॉज साइंटिफिक वे में मैं आपको बताऊंगा आप अपने दिमाग को कैसे समझ करके उसको अपने बेटरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज हमारी टैग लाइन क्या है, अगर आप अपने दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं तो कई बार वो आपका गलत इस्तेमाल करने लगता है। अब बात करते हैं अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन की। इन सारे नॉलेज को, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के सारे नॉलेज को समराइज करके, कैटेगराइज करके एक लिस्ट में इनलिस्टेड करने का काम किसने किया? अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन APA ने डायग्नोस्टिक एंड स्टेटिस्टिकल मैनुअल बनाया जिसको DSM-5 कहते हैं। ये इसका 5th एडिशन था जो अभी भी यूटिलाइज होता है। अगर ये आपको चाहिए और साइकेट्री पे कुछ अच्छी बुक्स चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट आई हैव ऑल द लिटरेचर इन इंग्लिश, ओके। सो हिंदी में मैं नहीं रखा हूँ बिकॉज ये इंटरनेशनल सब्जेक्ट है। देर आर सो मेनी पीपल स्टडी इन इंग्लिश, स्पेशली साइकेट्री एंड साइकोलॉजी, ओके। चलिए बात करते हैं। ये एक लिस्ट, एक नंबर है पर्सनालिटी डिसऑर्डर को डायग्नोज करने के लिए क्या कंडीशन और क्राइटेरिया यूज़ होता है, उसकी एक लिस्ट है। तो चलिए इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर पर्सनालिटी डिसऑर्डर को हम डिफ़ाइन करें डिप्रेशन और डिजीज़ के लिए, तो कई बार ये कॉज भी हो सकता है। यहाँ मैं बता दूं, कई बार ये रिस्क फैक्टर भी हो सकता है मेंटल डिजीज़ का। कॉज का मतलब है, जैसे मैं कहूँ कि अगर आप आंख बंद करके बाइक चला रहे हैं तो दैट इज़ द कॉज ऑफ एक्सीडेंट। बिकॉज आप आंख बंद करके बाइक चलाएंगे तो 100% श्योर है कि आपका एक्सीडेंट होगा। बट इफ़ यू स्मोक, आई कैन नॉट गारंटी यू विल गेट लंग कैंसर और एनी काइंड ऑफ कैंसर। तो मैं क्या कहूँगा, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो ये रिस्क फैक्टर है कैंसर का, यानी स्मोकिंग करने से कैंसर की प्रोबेबिलिटी हमारी बॉडी में बढ़ जाती है। एग्जैक्टली गारंटी नहीं है, देयर इज़ नथिंग लाइक ए गारंटी ऑफ कैंसर इफ़ एनीवन स्मोक। तो उसी तरह से समझिए कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हर बार कॉज नहीं होगा, कई बार रिस्क फैक्टर भी हो सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद सेकंड पेज पे चलते हैं। APA DSM-5 जो कि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसने क्या किया है, ओवरऑल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को 3 ग्रुप्स में या 3 क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया है। ये नर्सिंग,
और पैरामेडिकल और बहुत सारे एग्ज़ाम्स में, स्पेशली बीएससी नर्सिंग्स के एग्ज़ाम में और एमबीबीएस के एग्ज़ाम के सिलेबस में आता है। बट इसे मैं सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में बताने की कोशिश करूँगा आपको। तो यहाँ से कुछ इंटरेस्टिंग स्टार्ट होने वाला है। अगर 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है तो कोई क्राइटेरिया लिया गया होगा या क्या डेफिनेशन होगी। तो सबसे पहले आता है क्लस्टर ए, बिहेवियर दैट सीम्स अनयूजुअल एंड इसेंट्रिक टू अदर्स। इसेंट्रिक वर्ड का काफ़ी मतलब है, क्लस्टर ए में मैंने मेंशन किया है। इसेंट्रिक वर्ड कहाँ से आया है, इसकी हिस्ट्री अगर आप सर्च करोगे तो आप पाओगे नेपोलियन बोनापार्ट को जब सेंट हेलेना के आइलैंड पे रख दिया गया था आइसोलेट करके, वहाँ कोई भी नहीं था, उसे मारा नहीं गया, बल्कि वर्ल्ड वॉर के फेल होने के बाद जब वो लोग हारे तो नेपोलियन को सेंट हेलेना में ट्रैप्ड कर दिया गया। वहाँ कोई पर्सन नहीं था जिससे वो बात कर सके, और वहाँ खाना पीना सारी चीज़ें उसको प्रोवाइड की जा रही थी विथ सीक्रेट सिस्टम। तो दिक्कत क्या हुई कि जो तानाशाह था उसने पूरे लाइफ लोगों से बात की, लोगों को डिक्टेट किया, ही वॉज अ डिक्टेटर। अब उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं बचा था। इस वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो गया, और जो कंडीशन उसके अंदर डेवलप हुई, दैट कंडीशन इज़ नोन एज इसेंट्रिक। तो आप इसको नॉर्मल लैंग्वेज में झक्की कह सकते हैं, बट इसेंट्रिक वर्ड का यूज़ आप किसी के लिए कभी मत करिएगा, बिकॉज दैट इज़ वेरी हार्श एंड हार्ड वर्ड। तो इसेंट्रिक वर्ड में एग्जैक्टली क्या होता है मैंने आपको बता दिया। तो क्लस्टर ए में वो सारे डिसऑर्डर्स हैं जिनमें पर्सन अनयूजुअल और इसेंट्रिक बिहेवियर शो करता है, अकॉर्डिंग टू MHA, मेंटल हेल्थ एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। चलिए अब अगर बात किया जाए तो इसमें कौन कौन से डिसऑर्डर्स आते हैं, ये इंटरेस्टिंग है समझना। इसमें अगर कुछ भी मैं जो बता रहा हूँ आपको लगता है आप में या आपके आसपास है, तो आगे के सेशंस आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। और अगर नहीं भी दिखता है तो एटलीस्ट साइकेट्री और साइकोलॉजी को समझ करके अपने ब्रेन को अपना दोस्त बनाने के लिए ये सेशन और इसके बाद के सारे सेशन काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। तो क्लस्टर ए में पहला है, हालांकि ये लिस्ट बहुत लंबी है, बट जो इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हैं वो आपके सामने है। पहला है पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसको अगर मैं 1 लाइन में छोटे में एक्सप्लेन करूं, नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और इमेजेस के ज़रिए मैं आपको काफ़ी कुछ आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। बट फिर भी अगर इसको 1 लाइन में डिस्कस किया जाए तो हार्ड टू ट्रस्ट। तो जिसको भी पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, इट इज़ वेरी हार्ड फॉर देम टू ट्रस्ट अदर्स। अच्छा, डाउट करने का एक नॉर्मल पर्सन भी डाउट कर सकता है, तो डाउट करने का अगर कोई बेस है तो दैट इज़ नेचुरल। अगर आपके पास गन है लोडेड और आप मेरे पास आए तो आई कैन डाउट, यू कैन किल मी, यू कैन शूट मी। बट मैं आपके पास खाना खाने वाला एक चम्मच है और मैं ये डाउट करूं जो फॉर्क है जो खाना खाने के लिए यूज़ होता है वो आपके पास है, हाथ में है आपके, और आप खाना खा रहे हो, और मैं डाउट करूं कहीं आप उसको इतना कस के उस फॉर्क को पकड़े हो, कहीं आप उससे मेरी आँख में न डाल दो या मुझ पे अटैक ना कर दो। दैट काइंड ऑफ डाउट जिनका कोई रियलिस्टिक बेस नहीं होता, इनको कहा जाता है पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये पॉपुलेशन की बहुत बड़ी समस्या है जिसको नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे। हस्बैंड वाइफ, फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, इन 3 में जब भी पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर किसी को होता है तो रिलेशनशिप काफ़ी वियर्ड और कई बार मर्डर तक के लेवल तक चली जाती है। सिनेरियोज मूवीज़ में आपने देखा होगा। तो नेक्स्ट सेशन में हम इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, और साथ ही ये भी कि अगर ये सिनेरियो, ये सिचुएशन, ये कंडीशन किसी में दिख रही है आपको, अपने पार्टनर में, किसी फ्रेंड में, तो उसको कैसे डील करना है। दूसरा,
साइजॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो क्लस्टर ए में है, इसमें क्या होता है, मोर अटैच पेट और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऐसे लोग दूसरे पर्सन से ज़्यादा अपने पेट या किसी ऑब्जेक्ट, वो उनकी कार हो सकती है, मारो डीकरो, ये डायलॉग आपको याद होगा हंगामा मूवी में। ठीक है, तो आपकी कार हो सकती है, सब्जेक्ट की कार हो सकती है, गिटार हो सकता है, कोई बाइसिकल हो सकता है, वॉट एवर इट कैन बी एनीथिंग। उस ऑब्जेक्ट से और अपने पेट से ज़्यादा लगाव होगा इन कंपैरिजन टू फ्रेंड्स एंड अदर्स। यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, अगर किसी को अपने वर्क से, अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार है और उसमें वो इन्वॉल्व रहता है, उसको साइजॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में नहीं रखा जाएगा। वर्क को लेके काफ़ी पैशनेट होना एक प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस है, और ऐसे में अगर ये एडिक्शन बन गया है अपने काम को लेकर के, जुनूनी होना, बिकॉज आगे बढ़ने के लिए ये जुनून होना चाहिए। मैं अपने स्टडी और अपने लेक्चर्स को लेके काफ़ी पैशनेट रहता हूँ। इट डज़ नॉट मीन कि मुझे साइजॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। काम को लेकर के अपने पैशनेट रहना वर्कोहलिक कहला सकता है, बट इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ साइजॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये हम लोग इसी सेशन में, अदर सेशन में, यानी कि 3rd, 4th, 5th सेशन जो होंगे उनमें डिस्कस करेंगे। फिर तीसरा है साइजोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा, हार्ड टू डील विथ पीपल एंड सुपरस्टिशियस। तो अपने क्लोज सर्कल्स में अपने रिलेटिव्स को, बहुत क्लोज रिलेटिव्स को छोड़ करके बाकी बाहर के सारे लोगों के साथ, जो हमारे नोन भी हैं, उनके साथ भी हमको अगर डील करने में दिक्कत हो रही है। साथ ही हम बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस हैं। सुपरस्टिशियस होना रिलीजियस नहीं हो करके कुछ अपना ही कुछ लॉजिक बना ले सुपरस्टिशियस होने का, तो दैट सिचुएशन इज़ नोन एज साइजोटाइपल। ऐसी पर्सनालिटी वाले पर्सन फ्यूचर में स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप कर सकते हैं और सुसाइडल टेंडेंसीज आ सकती है। अभी एक बहुत बड़े एक्टर ने सुसाइड किया है डिप्रेशन में। इट मे बी बिहाइंड द सिनेरियो, इट मे बी इट दिस सिचुएशन। ओके, सो वी विल डिस्कस इट लेटर। चलिए, तो अब बात करते हैं क्लस्टर बी। क्लस्टर बी क्या होता है, इसमें उन डिजीज़ को रखा गया है जिनमें इमोशनल, ड्रामेटिक और इरेक्टिक बिहेवियर शो होता है। क्या मतलब है ड्रामेटिक का, तो मतलब क्लियर है, हमारे बिहेवियर में, सब्जेक्ट के बिहेवियर में अगर बहुत ड्रामा भरा हुआ है, ड्रामा यानी अनकंट्रोल्ड, अनबैलेंस वे में बिहेवियर शो कर रहा है। जैसे कोई कुछ कर रहा है तो हम कहते हैं कि अरे यार ये तो बहुत ड्रामा करता है, तिल का ताड़ बना देता है, दैट काइंड ऑफ थिंग। और इरेटिक का क्या मतलब है, नॉट इवन और रेगुलर इन, इरेगुलर इन पैटर्न और मूवमेंट। ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल, मतलब अगर किसी का बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल है, उसमें एक पैटर्न नहीं है, रेगुलर पैटर्न नहीं है, इवनली नहीं है, वो कभी कुछ कर देगा, कभी कुछ कर देगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आपके क्लास में या आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है कोई ऐसा दोस्त हो जो कब दुखी हो जाएगा और कब जो क्रैक्स करने लगेगा कोई नहीं जानता। इट मे बी काइंड ऑफ क्लस्टर बी डिसऑर्डर। ओके, ये पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। तो चलिए, होपफुली यहाँ तक आप इन्जॉय कर रहे होंगे। अगर आप ये सेशन बाद में देख रहे हैं तो आप स्पीड को थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, हालांकि मैं लाइव ले ही नहीं रहा हूँ तो आप बाद में ही देखोगे। मैं बहुत इजी वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं इंजॉय करता हूँ इन चीज़ों को बताने में। चलिए, तो मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। ये लास्ट पेज है। क्लस्टर बी में पहला है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ठीक है, इसको मैंने कैसे डिफाइन किया है, डोंट थिंक कॉन्सिक्वेंसेस। एंटी सोशल का मतलब आप वो गुंडा बन जाएगा या बुली करेगा, ऐसा मत लीजिए। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या होता है, बिहेवियर जो रहता है सब्जेक्ट का, उसमें ख़ास बात क्या होती है कि वो कुछ भी करने से पहले, हम कुछ भी करते हैं, जो भी हम करते हैं उसका कुछ कॉन्सिक्वेंसेस सोसाइटी में दिखता है, चाहे हम कितना भी उसको छुप के करें। जैसे सपोज़ करिए, इफ़ आई वांट टू ड्रिंक बट आई डोंट वांट एनीवन शुड नो दैट आई एम ड्रिंकिंग और आई एम परचेजिंग अल्कोहल,
तो मैं अपना मुंह ढक करके या छुप करके अल्कोहल परचेज करूँगा। बट एक एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से ग्रसित व्यक्ति क्या करेगा, वो सबके सामने इवन वो शो ऑफ करते हुए अल्कोहल परचेज करेगा, ऑल्दो वो जानता है कि लोगों को जब पता चलेगा तो लोग उसके बारे में बुरा सोचेंगे, और वो चाहता नहीं कि लोग बुरा सोचें, बट फिर भी वो उस चीज़ को, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को जाने बिना एक्शन लेगा। तो एंटी सोशल में जब कई बार क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कैसे बढ़ती है, अगर किसी को एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है तो वो किसी को मारने या कुछ गलत करने, किसी को लूटने से पहले सोचेगा नहीं। एक्चुअल में हम अंदर से उतने अच्छे नहीं होते साइकोलॉजिकली, अगर सही से स्टडी किया जाए तो आप हर कोई, हम अंदर से उतने अच्छे नहीं हैं। हमको सोसाइटी का या लोगों का या कानून का डर है जो हमको गलत काम करने से रोकता है। अगर किसी पर्सन को फ्री छोड़ दिया जाए कि वो कुछ भी करे, उस पर कभी कोई ना उसे कोई बुरा बोलेगा, ना देख पाएगा, ना ही उसके ऊपर कोई एलिगेशन लगेगा, चार्जेस लगेंगे, तो शायद लोग का अंदर का जो गंदगी है, लोगों के अंदर जो रावण छुपा है, वो बाहर आ जाए। तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस का बहुत बड़ा रोल होता है। कुछ भी करने से पहले, किसी को परेशान करने से पहले, किसी को बुली करने से पहले, किसी से लड़ने से पहले हम सोचते हैं कि क्या होगा जब हम उससे लड़ेंगे, वो भी हमको मारेगा, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो ये सब कॉन्सिक्वेंसेस ये पर्सन नहीं सोचता जिसको ये डिसऑर्डर है। इसके बाद आता है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्लस्टर बी में। इसमें क्या होता है, ट्रबल होता है कंट्रोलिंग इमोशंस। आजकल के यंगस्टर्स को बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसका बहुत बड़ा रीज़न, जब इसका सीक्वेंस हम डिस्कस करेंगे, सेशन डिस्कस करेंगे तो मैं बताऊंगा, बट इसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीज़न हमारे चारों तरफ का एटमॉस्फेयर है। अभी क्या है कि अगर किसी की गर्लफ्रेंड नहीं है तो वो बड़ा वो ऑकवर्ड फील करता है, क्योंकि हमारे आसपास मूवीज़ या फ्रेंड सर्कल्स वैसा डेवलप हो चुका है। स्कूल्स में, कॉलेज में बच्चे साथ बैठ करके प्रोडक्टिव बातें नहीं करते, एटलीस्ट इंडिया में तो है ही। क्या वो डिस्कस करते हैं? जबकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता दूं, आई एम 32 ईयर ओल्ड, आई ऑल्सो फेस्ड दैट सिनेरियोस, दैट सिचुएशन इन माई लाइफ। हर चीज़ का एक सही समय होता है। अभी आप कॉलेज में हो तो यू हैव टू लर्न, नॉट फॉर योर सेल्फ, you have to learn for your society, your nation, your parents, your teacher and for yourself। जब आप अच्छी पढ़ाई करोगे, पढ़ाई का सेंस जॉब से नहीं, अब मैं दूसरे टॉपिक में नहीं जाना चाहता, बट द थिंग इज हियर इन कॉलेज, while the time of studying from morning 10 to 4, जब आप कॉलेज में हो, you should involve yourself in good quality study, okay? आप अनप्रोडक्टिव चीज़ों के बारे में कैसे सोचना है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, यानी अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल करना है इन थॉट प्रोसेस को लेके। एक चीज़ क्लियर है कि अगर आप अपने आप को कंट्रोल वे में लेके चलोगे, यू विल नेवर फील बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। और गलती से अगर आप एक बार इस बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से इन्फेक्टेड हो गए, बहुत बड़ा वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ इन्फेक्टेड, बट एक बार अगर ये आपको हो गया तो आपकी पूरी लाइफ को स्पॉइल कर सकता है। ये स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। कैसे, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, और वो सेशन उन लवर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा जिनका दिल टूटा है। वी विल डिस्कस। चलिए, फिर उसके बाद है हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसमें नीड अदर टू नोटिस एंड रेस्क्यू देम, ठीक है। हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या होता है, हमको हमेशा कोई और चाहिए होता है, वो हमको कंसर्न करे और प्रोटेक्ट करे, रेस्क्यू करे। ये उन बच्चों को ज़्यादा होता है जिनके पेरेंट्स उनको बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं बचपन से, और कहीं ना कहीं उनके अंदर ये बैठ जाता है कि लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आएगी, हमारे पेरेंट्स, हमारे एल्डर हमारे साथ हैं, हमको प्रोटेक्ट करेंगे। इसको मैं एग्ज़ाम्पल दूं तो अभी एक मूवी आई थी बागी, आई थिंक बागी 3, उसमें जो एक भाई रहता है, मैंने बहुत डिटेल में मूवी नहीं देखी, ट्रेलर देखा है,
तो उसमें एक भाई रहता है और जो मेन एक्टर है टाइगर श्रॉफ है आई थिंक। तो टाइगर श्रॉफ अपने छोटे भाई को इतना प्रोटेक्ट करता है कि वो अंदर से काफ़ी पैम्परिंग वे में डेवलप होते हैं कि वजह से उसको हर जगह अपने भाई की ज़रूरत पड़ती है। तो वो मूवी में जगह जगह चिल्लाता रहता है, कहीं भी होता है तो अपने भाई का नाम चिल्लाता है, वो आ करके गुंडों को मारता है, दैट काइंड ऑफ सिनेरियो। अब ये मूवीज़ और इस तरह की चीज़ों में जो ये दिखाया गया है, दिस इज़ अ काइंड ऑफ वियर्ड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर दैट इज़ नोन एज हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ओके, तो हमको कोई ना कोई चाहिए जो हमको प्रोटेक्ट करे, कोई हमारे फैमिली का, हमारा फ्रेंड, हम उस पर डिपेंड हो जाते हैं, एक तरह से डिपेंडेंसी डेवलप करते हैं। फिर अगला है नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्लस्टर बी में। इसमें क्या होता है, सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस एंड पावर। एक तरफ कभी हमको, ये एक बाईपोलर जैसा है, मतलब अपने लाइफ के कुछ कामों में, कुछ जगहों पे, कुछ सिनेरियोज़ में हम अपने आप को काफ़ी पावरफुल, ठीक है, सेल्फ इम्पोर्टेंस पावरफुल फील करेंगे। जैसे कोई पॉलिटिशियन है बट उसने बहुत सारे गलत काम किए हैं, इवन अपने फैमिली में किसी को मार दिया, सपोज करिए फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, वो पॉलिटिक्स में था और उसने अपनी फैमिली में किसी को मार दिया, अपने बच्चों को या किसी के साथ कुछ गलत किया, तो वो दुनिया को दिखा सकता है कि आई एम वेरी पावरफुल। इवन जब वो एज ए स्पीकर्स बोल रहा होगा, पॉलिटिशियन बिहेव कर रहा होगा, मैं किसी पॉलिटिशियन का नाम नहीं ले रहा हूँ, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि या कोई डॉन है, कोई मतलब ऐसा जो गैंगस्टर है, तो उसके सामने उसके किसी पेरेंट्स या किसी घर वाले को किसी ने शूट आउट किया, वो एक्सपायर कर गए, तो क्या होगा कि कुछ इवेंट्स पे जहाँ वो एज ए गैंगस्टर बिहेव कर रहा है, उसके नीचे के लोग हैं, उनके सामने वो अपने आप को काफ़ी पावरफुल इम्पोज करेगा और वो फील भी करेगा। बट वहीं सर्टेन कंडीशंस ऐसी आएंगी जब वो उस पेरेंट्स, जैसे सपोज करिए कि उसके वाइफ को एक्सीडेंट करवा दिया या किसी ने, तो चोट लग गई, वो हॉस्पिटल में है, तो वहाँ पे वो काफ़ी वीक फील करेगा। जबकि एक नॉर्मल पर्सन ना बहुत पावरफुल फील करता है और ना ही बहुत वीक फील करता है। इसको अगर मैं वेब सीरीज़ का एग्जांपल दूं, तो अभी एक वेब सीरीज़ आई थी आई थिंक सेक्रेड गेम। सेक्रेड गेम्स में जो गणेश गायतोंडे का कैरेक्टर है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने प्ले किया, उसमें वो अपने आप को भगवान समझने लगता है और सर्टेन मोमेंट पे वो काफ़ी अपने आप को वीक फील करता है, इवन इतना कि खुद को गोली मार लेता है। तो दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी इज़ नोन एज नार्सिस्टिक पर्सनालिटी, जो काफ़ी रेयरली होती है डिसऑर्डर। अब बात करते हैं क्लस्टर सी की। क्लस्टर सी में वो पर्सनालिटी आएगी जो एंग्जाइटी और फियर्स जिसमें होता है, छुपा होता है। इसमें 3 है। पहला अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर को क्या कहा जाएगा, फियर ऑफ रिजेक्शन, रिजेक्शन फील करना, ठीक है। अब ये लोग, ये बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स को आजकल होता है, 1-2 जगह किसी जॉब के लिए, रिलेशनशिप में अप्रोच करने पर 1-2 जगह जब हमको रिजेक्शन मिल जाता है तो हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि हम पूरे लाइफ रिजेक्टेड रहेंगे, वी विल गेट रिजेक्टेड इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ लाइफ। तो होता क्या है, अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर में हमको हर काम में, हर नए काम में, कुछ भी करने में फियर ऑफ रिजेक्शन हमेशा बना रहता है। इसको भी बिहेवियरल थेरेपी से सही किया जाता है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ओवर डिपेंडेंसी। देखिए, अगर देखा जाए ध्यान से तो हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी और डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक जैसे लगते हैं, बट हिस्ट्रियोनिक में हमको कोई पैम्पर करने वाला, कोई रेस्क्यू, बचाने वाला चाहिए। यहाँ पे डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर में हम डिपेंड रहते हैं। डिपेंड रहना और पैम्परिंग चाहना, दोनों में अंतर है। डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर में हम अपने, ये एडल्ट लोगों को ज़्यादा होता है, ओवर एडल्ट या जीरियाटिक लोगों को। जैसे कोई जीरियाटिक है उसका, या कोई एडल्ट है उसका कोई एक्सीडेंट या कुछ हुआ और वो डेली बेसिस की जो नेसेसिटी चीज़ें होती है, वॉशरूम जाना, नहाना, इनके लिए वो किसी और पर डिपेंड था कुछ समय बाद भी वो क्या होता है, जब वो ठीक हो जाता है वो पर्सन, तो भी डिपेंडेंट फील करता है।
कई बार ड्रग्स पे डिपेंडेंसी हो सकती है कि हाँ भाई ये दवा मैं नहीं खाऊंगा तो मुझे तो नींद ही नहीं आएगी। कई बार ऐसा होता है, कई लोग कहते हैं नहीं भाई मुझे रात को एक गिलास दूध नहीं मिलेगा तो मुझे नींद नहीं आती, तो दे फील डिपेंडेंसी ऑन अ ग्लास ऑफ मिल्क। तो दैट काइंड ऑफ डिपेंडेंसी इज नोन एज डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब ये डिपेंडेंसी किस एक्सटेंट तक है इस पे डिपेंड करता है। अगर ये बहुत ज़्यादा है देन इट विल कंसीडर एज पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अगला है लास्ट, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब इसके बारे में मैं क्या बोलूँ, इसके बारे में तो मतलब इतना कुछ है बताने को। इसमें हम ऑब्सेस हो जाते हैं, सफाई को लेकर के या किसी भी काम को लेकर के ऑब्सेस हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है मेरा, और बहुत सारे लोग इससे इस डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं। तो चलिए, होपफुली ये लेक्चर भी आपको उतना ही अच्छा लगा होगा। मैं इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दे सकता था जो इंटरेस्टिंग तो बहुत हो जाते बट फिर वो साइंटिफिक नहीं रह जाता लेक्चर, तो मैंने जानबूझ करके इसको थोड़ा सा सीरियस रखा है। नेक्स्ट से जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो सीरियस होते हुए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज उसमें ब्रेन के बहुत सारे सीक्रेट्स रिवील होंगे। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, MHA का एक जो डेफिनीशन है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर एग्जैक्टली क्या होता है? ए डीपली ingrained inflexible pattern of relating, perceiving and thinking serious enough to cause distress or impaired functioning। क्या मतलब है इसका? A deeply ingrained inflexible pattern। ingrained inflexible pattern का क्या मतलब होता है? ingrained का मतलब होता है कि जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी ना हो। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि हमारे थॉट प्रोसेस में हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है कि अगर हम किसी भी अपने सोच को लेकर के एकदम अड़ गए हैं कि नहीं भाई हम ही सही हैं और जो हम सोच रहे हैं वही सही है, तो वो डिल्यूज़न कॉज करेगा। डिल्यूज़न एक ऐसी स्टेट होती है, फॉल्स बिलीफ विदाउट एनी कॉज, ठीक है, विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी प्रूफ। हमको एक फॉल्स बिलीफ डेवलप हम कर लें, वैसा ही काम करता है। तो एग्जैक्टली होता क्या है, अगर हम अपने थॉट प्रोसेस को समय ज़रूरत के हिसाब से नहीं बदलते हैं, हमारे थॉट प्रोसेस को हमको बदलना है, वही हमारी पर्सनैलिटी को क्या करेगा? मॉडिफाई करेगा, अपग्रेड करेगा, और तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे। अब ये अडॉप्टेशन है नेचर में, हमारे आप को अपने खुद को अडॉप्ट करने के लिए हमको अपने सोच को बदलना पड़ेगा ज़रूरत के हिसाब से, समय के हिसाब से और माहौल के हिसाब से, ठीक है। आप हो सकता है बहुत पावरफुल हों और किसी से लड़ जाते हों, तो अगर आप यही एटीट्यूड हर जगह रखेंगे तो कभी ना कभी शेर को कोई सवा शेर मिल जाएगा और वो आपसे ज़्यादा भारी पड़ेगा। हो सकता है ज़्यादातर मर्डर्स, ज़्यादातर ऐसी चीज़ें, इवन जो लोग रेपिस्ट होते हैं तो उनके साथ क्या होता है, वो टाइम के हिसाब से अपने थॉट प्रोसेस को मॉडिफाई नहीं कर पाते। बुरे थॉट किसी के दिमाग में भी आ सकते हैं, बट हमको उसको कैसे उसको हैंडल करना है ये एक नॉर्मल पर्सन जानता है। जबकि जिसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर रहेगा वो अपने थॉट प्रोसेस को ले करके काफ़ी रिजिड होगा। अगर उसके मन में आ गया कि मुझे इस पर्सन के साथ कुछ गलत करना है, तो वो उसके साथ गलत करने के बारे में 50 बार सोचेगा और फिर क्या होगा, कुछ ना कुछ गलत कर देगा। बट एक नॉर्मल पर्सन क्या करेगा, वो कॉन्सिक्वेंसेस को सोचेगा और बहुत सारी चीज़ों को सोच करके धीरे धीरे उसका ब्रेन उस चीज़ को, जो भी घटना हुई है जिसकी वजह से वो परेशान है, उसको भूलने में हेल्प करेगा और वो पर्सन रिजिड नहीं रहेगा अपने थॉट को लेकर के। देखिए, जितने लोग जितने ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और जितने ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं, उनको ज़्यादा नॉलेज होता है, उनका थॉट प्रोसेस उतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। वो कभी किसी से आर्ग्यू नहीं करते, वो अपने आप को सही प्रूफ करने में बहुत समय बर्बाद नहीं करते। वो सामने वाले को, हाँ भाई आप सही हो, आप ही अच्छे हो, भाई हम बेवकूफ़ हैं, ऐसा करके
निकल जाते हैं और अपने टाइम को सही जगह पे प्रोडक्टिव वे में यूज़ करते हैं। तो आज का सेशन इतना है। थर्ड सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन होगा। तो चलिए मैं एंड कर रहा हूँ। मैं जान रहा हूँ बहुत सारे बच्चे जो फार्मा से रिलेटेड हैं और बहुत सारे ऐसे लोग जिनको लग रहा होगा कि ये लेक्चर क्यों देखना चाहिए, यहाँ तक फिर भी किसी तरह देख लिए हैं या किसी फ्रेंड ने भेजा है। मैं बता दूँ, आप 10 एपिसोड पूरा देखोगे जब मेरे इस पूरे साइकोलॉजी के सेशन के, तो आपको अपने बारे में और लोगों के बारे में और कैसे अपने थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करना है उसके बारे में काफ़ी कुछ पता चलेगा, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स। क्योंकि क्या होता है, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन अगर किसी के लाइफ में है इस वक्त तो वो स्टूडेंट हैं, और उनको ये सेशंस काफ़ी हेल्प करेंगे पर्सनल लाइफ में ग्रूम करने में। और मैं खुद कई प्रॉब्लम्स को फेस किया हूँ स्टूडेंट लाइफ में, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की प्रॉब्लम हो, चाहे पेपर्स में प्रॉब्लम आए, चाहे स्मोकिंग का एडिक्शन हो, दैट काइंड ऑफ थिंग्स ऑल हैपेंड्स विथ मी। और मैं अपने एक्सपीरियंस से और साइकोलॉजी के रूल्स को ऐड करके ये फ्रेम करके आपके सामने रख रहा हूँ। तो अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर बोरिंग लगा हो तो मुझे कमेंट सेगमेंट में बताइए कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।